पिछले एक साल में पार्टी ने 3 चुनाव लड़े। बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़े, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, सिर्फ वॉलंटियर्स के दम पर और अपने जुनून के दम पर हमने 3 चुनाव लड़े और कड़ी टक्कर दी। पहला चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था दिल्ली का, दूसरा चुनाव भी लोकसभा का ऐतिहासिक चुनाव था, जहां पर पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उस चुनाव में भी हमारी परफॉर्मेंस दिल्ली में, पंजाब में बहुत अच्छी रही। और उसके बाद हमने ये तीसरा चुनाव लड़ा, जहां पर चुनाव के दरमियान रोज़ हमारे ऊपर किस तरह के निजी हमले हुए वो सबको पता है और पार्टी ने इतिहास लिखा। ये बात कि पार्टी में स्वराज को और कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में वॉलंटियर्स का इंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन और कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया को और कितना पारदर्शी बनाया जाए, पार्टी में जो खर्चे होते हैं उनको कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पब्लिक डोमेन में रखा जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत थी और बेहतर करने की ज़रूरत थी। पहले ही पार्टी ने तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए थे पारदर्शिता के क्षेत्र में, वॉलंटियर पार्टिसिपेशन के क्षेत्र में ईमानदार राजनीति की पहल में, और उसको प्रक्रिया को आगे कैसे ले जाया जाए, इस पर सिर्फ 1 या 2 सदस्य पार्टी के नहीं, पूरी पार्टी, पूरी लीडरशिप इस पर चिंतित थी और इसको और मजबूत करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प थी। लेकिन उसके बाद भी जब बातचीत पीएससी से 2 साथियों को हटाने का जब फैसला एनी ने किया, उसके पीछे कुछ कारण थे। पहले ये फैसला हुआ कि कोई भी बाहर जाके नहीं बोलेगा, लेकिन 2 साथियों ने अपने दिए हुए शब्द से पीछे हटे और बार बार जाकर मीडिया में पार्टी की छवि को खराब किया। उसके बाद पार्टी के हाथ बन गए और पार्टी ने ये समझा कि ज़रूरी है कि पीएससी से क्यों 2 वरिष्ठ साथियों को हटाया गया है, उसके कारण जनता को बताया जाए, खास करके कार्यकर्ताओं को बताया जाए। क्योंकि अगर 2 वरिष्ठ साथी चुनाव के दौरान, इतने क्रूशियल चुनाव के दौरान पार्टी की किसी एक बड़े हिस्से को निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं, खुद निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि जिससे पार्टी हार जाए चुनाव, बार बार कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि काम मत करिए पार्टी के लिए चुनाव हारना बहुत ज़रूरी है, जब पार्टी चुनाव हार जाएगी तब अरविंद को हटाना आसान हो जाएगा। ये जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसकी वजह से एनी को ये लगा कि अब ये पीएससी में 2 वरिष्ठ साथी नहीं रह सकते, इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां करी हैं, पार्टी को हराने की कोशिश करी है। ऐसे चुनाव में जहां पार्टी एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रही थी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश करी है और बार बार एक आदमी से नहीं, 2 आदमी से नहीं, तमाम लोगों से, पार्टी के तमाम वॉलंटियर से इस तरह की बात गुपचुप तरीके से हुई कि पार्टी को हराना है। आवाम के साथ खड़े हुए, जब पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था, जब अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने चाहिए थे, उस समय हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी आवाम जो बीजेपी के काले धन से चलती है उसके हाथ मजबूत कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए एनी ने हटाने का फैसला किया। जब वो हट गए तो उन्होंने एक मेल लिखा और उस मेल में उन्होंने फिर से वॉलंटियर्स को, पारदर्शिता को, राज्य इकाइयों की ऑटोनॉमी को ढाल बनाते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करी। हमने कहा कोई इसमें समस्या नहीं, हमने इन चीज़ों पर पहले से ही काम शुरू कर दिया था। हमने अपनी जो चीज़ें रखी थी कि ऐसे करके हम पार्टी को और पारदर्शी और मजबूत बनाएंगे, वो हमने उनके सामने मसौदा रख दिया, जिसमें ये पहला था कि एक्टिव वॉलंटियर्स की पूरे देश भर में सूची बनाई जाएगी। वो एक्टिव वॉलंटियर्स की सूची पार्टी के पास रहेगी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए जाएंगे और जो भी मीटिंग को चेयर कर रहा होगा वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पार्टी के उस मीटिंग को चेयर करने वाले व्यक्ति के पास रहेंगे। जो मीटिंग के फैसले होंगे वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, पार्टी की वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे। और हम सभी की तरफ से ये था कि अब सिर्फ जो चुनाव लड़ता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तो हलफनामा देता ही है। जब एमपी का चुनाव लड़ता है तो इलेक्शन कमीशन का एक फिक्स फॉर्मेट है, जिसमें आपको अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटीज़, अपने डिपेंडेंट्स की सारी एसेट्स सब आपको सार्वजनिक करनी पड़ती है। हमने कहा नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। अब जो भी ऑफिस बेरर होगा आम आदमी पार्टी का, चाहे वो एनसी में हो, चाहे वो एनी में हो, चाहे वो पीएससी में हो, उसको उसी हलफनामे की तरह अपना एक हलफनामा पार्टी को देना होगा, जिसको सार्वजनिक किया जाएगा कि आप पार्टी का ऑफिस बेरर हैं। वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण पद है जितना कि एमएलए या एमपी होना। आम आदमी पार्टी के आप ऑफिस बेरर हैं, बड़ी गर्व की बात है। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, आपके डिपेंडेंट्स की जो एसेट्स हैं, आपके परिवार की जो एसेट्स हैं, आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी
बैंक खातों में जो रुपया जमा है वो सारी जानकारी आपको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। ये बात हमने रखी, जिस पर उन्होंने सहमति हो गई, जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो सहमत हो गए। दूसरा, हमने कहा कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनेंगे, जो मीटिंग को चेयर कर रहा होगा उसके पास वो मिनट्स रहेंगे। जब भी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को वो मिनट्स देखने होंगे वो आकर देख लिए जाएंगे। और जितने भी खर्चे पार्टी करती है, इनकम एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट पार्टी की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। बहुत सारी राज्य इकाइयाँ हैं जो बहुत कम लोग चला रहे हैं, वो तमाम कारणों की वजह से अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बार बार बात उठती है कि आपके एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पार्टी का विस्तार अचानक हो गया, छोटी छोटी राज्य की इकाइयाँ वो अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हमको दे नहीं पा रही हैं। उसमें हम लोगों ने कहा कि आप सिर्फ आलोचना करना बंद करिए, आप जितनी भी ये जो राज्य इकाइयाँ हैं उनसे एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लीजिए, उनसे खर्चा लीजिए, क्योंकि पार्टी के 2-4 लोग ही पार्टी के तमाम काम करते हैं, बाकी लोग सिर्फ आलोचना करते हैं। तो आलोचना करना बंद करिए, पार्टी को और कैसे पारदर्शी बनाया जाए, आरटीआई कैसे लगाई जाए, अपने ऊपर कैसे लागू की जाए, आप भी इस दिशा में काम करना शुरू करिए। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अब वो भी इस दिशा में काम करेंगे, तो इस पर सहमति हो गई। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था जिस पर हम लोगों की ये राय थी कि मैक्सिमम कंसल्टेशन, मैक्सिमम इंगेजमेंट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ये 3 बातें हमने कही। वॉलंटियर्स का, पार्टी के तमाम एक्टिव वॉलंटियर्स का, पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स का मैक्सिमम इंगेजमेंट, मैक्सिमम कंसल्टेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन फ्रेमिंग पार्टीज पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, इन फ्रेमिंग पार्टीज पॉलिसीज। ये हमने कहा कि इसको हमें लागू करना है, इसके मैकेनिज्म ढूंढने जाएं। पहले ही हम तमाम पार्टिसिपेशन करते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन में या पार्टी की तमाम नीतियों को फ्रेम करने से पहले, और इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके मैकेनिज्म्स हम सबको बैठकर बनाने पड़ेंगे। इस पर भी सहमति हो गई। तीसरी बात थी, उन्होंने कहा कि जांच करा ली जाए, उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच करा ली जाए। जो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे, केंद्र सरकार के नीचे जो दिल्ली पुलिस काम करती है, जो पहले से ही तमाम जांच हमारे खिलाफ कर रही है, वो जांचें हमारा लोकपाल भी करे। हमने कहा वो जांच भी करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर भी सहमति हो गई। हमने कहा कि हमारी सारी जांच करा लीजिए जो जांच करानी है आपको। चौथा था कि चुनाव कहाँ और कब लड़े जाएं, इसका फैसला कैसे होगा, तो इस पर भी सहमति हो गई। और जो एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग हुई उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये था कि द स्ट्रेटजी ऑफ गिविंग ऑटोनॉमी टू स्टेट यूनिट्स एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स may hold good to A, party's policy issues, B, mass mobilization, and C, protest activities, provided that none of these decisions are in conflict with or at variance with the position taken by the National Council or National Executive or the PAC on similar issues. ये उनके हाथ का लिखा ड्राफ्ट है, इस पर भी सहमति हो गई। फिर ये हुआ कि चुनाव कैसे लड़े जाएं, चुनाव की लड़ने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। फौरन पीएससी ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, संगठनात्मक क्षमता और स्थानीय नेतृत्व क्षमता, इन तीन पैमानों को ध्यान में रखते हुए हम तय कर लेंगे कि कहाँ और कब चुनाव लड़ने हैं। उस पर भी सहमति हो गई और उसका ड्राफ्टिंग इस तरीके से हुआ। ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्शंस, including the decisions of contesting an election at all levels, shall be taken by the national executive in due consultation with the state committees in the case of local body elections and by the district committees and state committees in the case of state elections. और इसमें यह भी था कि ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होंगे, और उनसे भी कंसल्टेशन करने के बाद आम सहमति से ये फैसला होगा कि चुनाव कब और कैसे और कहाँ लड़ने हैं। इस पर भी सहमति हो गई। दोनों तरफ में सहमति हो गई। दोनों तरफ से सहमति हो गई।